असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग की कहानी में अभी तक आपने देखा एडवर्ड कैनवे कुछ टाइम के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाता है। वो डंकन वॉलपोल नाम के एक असैसिन को मार देता है और उसका इनाम लेने के लिए टेम्पलार से जाके मिल जाता है। उसे एक सेज नाम के बंदे के बारे में पता लगता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से अभी वो लोग ऑब्जर्वेटरी नाम की एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक जगह पे पहुंच सकते हैं। एडवर्ड कैनवे टॉरेंस के फोर्ट पे हमला कर देता है। वो टॉरेंस का पीछा करता है। स्टोरी में आगे हमें पता लगता है कि जेम्स किड और कोई नहीं बल्कि मैरी रीड नाम की एक लड़की है, उसकी मुलाकात ब्लैक बियर्ड से होती है। इनिशिएट को पता लगता है कि एब्स्टरगो इंडस्ट्रीज कोई गेम या मूवी नहीं बना रहे बल्कि वो भी ऑब्जर्वेटरी को ढूंढ रहे हैं। अब आगे (1718) ईस्वी में ही कहानी और आगे बढ़ती है। तभी हमें पता लगता है कि एडवर्ड कैनवे के पास एक लेटर आया है उसकी पत्नी का, और अभी उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि अभी एडवर्ड कैनवे एक पायरेट बन चुका है। लेकिन तभी जो एडवर्ड कैनवे है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एडवर्ड कैनवे वहाँ पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि वुड्स रॉजर्स, हाँ वही बंदा जिससे कि वो गवर्नर के मेंशन में मिला था, वो यहाँ पे अभी आया है और गवर्नर की तरफ से जो है पायरेट्स के लिए आखिरी मौका देने के लिए आया है कि वो लोग सरेंडर कर दें और बदले में सभी के सभी पायरेट्स को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे वुड्स रॉजर जो है नसाउ आइलैंड को सभी तरफ से रॉयल नेवी से घिरवा देता है, जिसकी वजह से अभी कोई भी पायरेट वहाँ से भाग के तो नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पे जो पायरेट्स हैं वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं गवर्नर का ऑर्डर मारने के लिए और उनकी जो दया की भीख है उसे पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हर्नी गोल्ड है वो टेम्पलार्स की बात मान लेता है और टेम्पलार्स के साथ मिल जाता है। और जैसे कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं था तो यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को पता लगता है कि एक जो ऑफिसर है वो यहाँ पे जितने भी पायरेट्स के शिप हैं उन्हें तोड़ करके तबाह करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड कैनवे उनके मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देता और उनके शिप से लड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से भागने के बाद एडवर्ड कैनवे ब्लैक बियर्ड के पास मदद मांगने के लिए जाता है क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो है यहाँ पे रिटायर हो चुका था और अभी वो और कोई भी पायरेट एक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं करने वाला था। लेकिन क्योंकि अभी नसाउ आइलैंड पे जो है मुसीबत आ चुकी थी इसलिए एडवर्ड कैनवे ब्लैक बियर्ड की मदद चाहता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड जो है वो एडवर्ड कैनवे से मना कर देता है कि उसके पायरेट वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं, बल्कि वो एडवर्ड कैनवे से कहता है कि यहीं पे जश्न में शामिल हो जाओ। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को एक बंदे पे शक होता है जिसकी वजह से वो उसका पीछा करता है। तभी हमें पता लगता है वहाँ पे कुछ जो शिप्स हैं उन्होंने उस जगह पे हमला कर दिया है। What the devil? और एडवर्ड कैनवे भाग करके अपने शिप पे पहुंचता है। अब यहाँ पे एडवर्ड कैनवे और ब्लैक बियर्ड दोनों मिल करके उन सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रॉयल नेवी भी आ जाती है उन पर हमला करने के लिए और वहाँ पे ब्लैक बियर्ड अकेला पड़ जाता है बहुत से लोगों के बीच में। एडवर्ड कैनवे उसकी मदद करने के लिए टाइम पे नहीं पहुँच पाता और ब्लैक बियर्ड वहीं पे मारा जाता है। एडवर्ड कैनवे वापस से अपने शिप पे चढ़ता है और जैसे तैसे अपनी और अपने क्रू की जान बचा करके वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ पर एडवर्ड कैनवे जो है ऑब्जर्वेटरी को और सेज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो उसका एक साथी था जैक रैकहम, वो यहाँ पे एडवर्ड कैनवे और उनके साथियों को जो है धोखा दे देता है और उन्हें जो है एक आइलैंड पे छोड़ देता है मरने के लिए। अब यहाँ पे जो चार्ल्स वेन है जिसे कि एडवर्ड कैनवे के साथ इस आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ये यहाँ पे जो है बिल्कुल ही बौखला जाता है और एडवर्ड कैनवे के ऊपर ही उल्टा हमला करने लग जाता है। अब यहाँ पे इसी बात से नाराज होकर के एडवर्ड कैनवे
चार्ल्स वेन को बहुत ही अच्छे से पीट देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता और वहां से अकेला ही जो है एक शिप की मदद से निकल जाता है। इसके बाद कहानी एक साल और आगे बढ़ जाती है सन 1719, जहां हमें पता लगता है कि एडवर्ड केनवे जो है वो एडवाले और जेम्स किड की मदद से उस गद्दार को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ के जैक डो नाम के अपने शिप को अपने कब्जे में फिर से ले लेता है। अब ये सब होने के बाद एडवर्ड केनवे फिर से सेज की खोज में निकल जाता है और उसे पता लगता है कि ये जो सेज है ये अफ्रीका में कहीं है। एडवर्ड केनवे सेज को ढूंढने के लिए अफ्रीका पहुंचता है और उसे सेज मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पे सेज जो है यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे कुछ सोल्जर्स थे जो कि उसे यहाँ से भागने नहीं देते, इसलिए वो एडवर्ड केनवे से यहाँ पे मदद मांगता है। एडवर्ड केनवे सेज की मदद करता है और उन ऑफिसर्स को वहाँ पे मार देता है। अब इसी वजह से यहाँ पे जो सेज है वो एडवर्ड केनवे के ऊपर विश्वास करने लग गया है कि ये एक्चुअल में मेरे साथ है। अब इसी विश्वास की वजह से यहाँ पे जो सेज है वो तैयार हो जाता है एडवर्ड केनवे को अपने साथ ले जाने के लिए ऑब्जर्वेटरी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एडवाले है वो थोड़ा सा जो है नाखुश होता है एडवर्ड केनवे के इस फैसले से। वो चाहता है कि असैसिन्स को इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ड केनवे था उसे ये डर था कि अगर उसने असैसिन्स को ये चीज़ बता दी तो वो माला माल नहीं होगा। एडवर्ड केनवे सेज के साथ जो है आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि उसका एक जो साथी था ना, जिसने गवर्नर के कहने पे उनके साथ में मिलना मंजूर किया था, हर्नी गोल्ड, उसने जो है एडवर्ड केनवे का जो है पीछा किया है यहाँ तक और अभी सेज चाहता है कि वो हर्नी गोल्ड का यहाँ पे काम तमाम करे। एडवर्ड केनवे ऐसा ही करता है और वो हर्नी गोल्ड का शिप तबाह कर देता है और एक आइलैंड पे ले जा करके हर्नी गोल्ड को भी मार देता है। अब यहाँ पे एडवर्ड केनवे जैसे ही अपने गद्दार दोस्त को मार करके आता है तो एडवर्ड केनवे के दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। वो सोचता है कि आखिर पूरी दुनिया में केवल सेज ही ऐसा क्यों है जैसे कि इस ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन का पता है। अब यहाँ पे जो सेज है ये एडवर्ड केनवे के लिए बताता है कि उसके पिछले जन्म में भी वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कभी यहाँ पे आकर के जो है पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ पे एडवर्ड केनवे उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता क्योंकि वो जो है उसके लिए बिल्कुल ही नॉनसेंस था कि वो पिछले कई जन्मों में यहाँ पे आ चुका है, बल्कि यही चीज सच थी। अब यहाँ पे सेज और एडवर्ड केनवे फाइनली उस मशीन तक पहुँच जाते हैं जो मशीन अभी किसी की भी लोकेशन बड़े आराम से बता सकती थी बस एक ब्लड सैंपल की मदद से। यहाँ पे एडवर्ड केनवे सेज से कहता है, जिसका कि एक्चुअल नाम था बार्थोलोमियो रॉबर्ट्स। हाँ, इस गेम में सेज का नाम हमें बहुत बाद में रिवील किया जाता है जिसका नाम होता है बार्थोलोमियो रॉबर्ट्स, लेकिन मैं इस गेम में अभी भी इसको सेज ही बोलूँगा जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो स्टोरी में। यहाँ पे एडवर्ड केनवे सेज से कहता है कि इसकी मदद से तो हम इस दुनिया पे राज करेंगे और माला माल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेज जो है एडवर्ड केनवे को पंच मार के नीचे गिरा देता है। Not so. Every mechanism that gives this device its light is a true and physical thing. Ancient, yes, but nothing supernatural or strange. We'll be masters of the ocean with that. Oh, such ambition. और उसे कहता है कि लॉयल्टी मेरे खून में नहीं है, मैं अकेला ही जो है इस पावर की हेल्प लूंगा और सभी पे राज करूंगा। और इसी के साथ वो उस स्कल को लेके चल देता है जिसमें कि ये पावर थी कि किसी के भी ब्लड से किसी की भी लोकेशन पता की जा सके। एडवर्ड केनवे जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलने में वो घायल हो जाता है। एडवर्ड केनवे जैसे ही वहां से बाहर निकलता है घायल अवस्था में, वो देखता है कि जैक डो जो शिप है वो ऑलरेडी वहां पे निकल चुका है उसको छोड़ करके। और यहाँ पे क्योंकि अभी एडवर्ड केनवे की हालत बिल्कुल ही ख़राब थी तो वो यहाँ पे अपनी मदद कतई भी नहीं कर सकता था। तभी जो है फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मॉडर्न डेज की जो है कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे इनिशिएट को पता लगता है कि जो एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें पता लग गया है कि कोई उनके सर्वर्स में हैकिंग कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने जो है पूरी एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज़ को लॉकडाउन पर डाल दिया है। सभी लोग अपने अपने रूम्स में कैद हैं जिससे कि हैकर की जो लोकेशन है वो पता लगाई जा सके। अब यहाँ पे ये जॉन नाम का बंदा है ना जो अभी तक इनिशिएट को ऑर्डर देते हुए आ रहा था, ये फिर से इनिशिएट को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम्हें जो है मेन जो सर्वर है उसे हैक करना होगा जिससे कि अभी एब्स्टर्गो को पता ना लगे कि उसी ने जो है इन सर्वर्स को हैक किया था। इनिशिएट के सामने कोई और रास्ता होता नहीं, इसलिए वो वहाँ पे मेन सर्वर को हैक करने के लिए पहुँच जाता है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे जॉन नाम का बंदा है ना, ये यहाँ पे इसलिए इनिशिएट को नहीं भेजता है कि उसकी हैकिंग का पता ना लग पाए। ये यहाँ पे इनिशिएट को भेजता है
क्योंकि यहाँ पे वो चाह रहा था कि ये जो जूनो नाम की बीइंग थी ना, जो असेसिन्स क्रीड 3 गेम में आज़ाद हो चुकी थी, वो चाह रहा था कि ये जो जूनो है वो इनिशिएट के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे कि अभी जूनो को एक फिजिकल फॉर्म मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जूनो जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है अभी भी, इसलिए वो यहाँ पे इनिशिएट के शरीर में जो है नहीं आ पाती। और इसी वजह से यहाँ पे जो जॉन नाम का बंदा है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि उसने जो है इतने सालों की मेहनत करके जो है ये सिस्टम बनाया था और उसका ये सिस्टम अभी फेल हो चुका है क्योंकि जूनो इनिशिएट के शरीर में ट्रांसफर नहीं हुई थी। इधर एडवर्ड कैनवे की कहानी में हमें पता लगता है कि एडवर्ड कैनवे को जो है रॉयल पोर्ट लाया गया है जहाँ पे उसको सजा सुनाई जाएगी पायरेटों के साथ मिलकर के काम करने की वजह से। लेकिन उस जगह पहुंचने के बाद एडवर्ड कैनवे को पता लगता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं था जिसको सजा मिलने वाली थी, बल्कि वहाँ पे एन बॉनी जो कि एक पायरेट ही थी और मैरी रीड, उन दोनों को भी यहाँ पे सजा मिलने वाली थी। यहाँ पे जो जज होता है वो एन बॉनी और मैरी रीड दोनों को जो है मौत की सजा सुना देता है। लेकिन तभी मैरी रीड यहाँ पे चिल्ला के बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्योंकि किसी भी प्रेग्नेंट औरत को जो है मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, इसी वजह से यहाँ पे जो जज है वो उन लोगों की सजा को जो है पोस्टपोन कर देता है जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म ना दे दें। इसके बाद हमें कहानी सीधा 4 महीने बाद दिखाई जाती है जहाँ पे एतवाई आकर के एडवर्ड कैनवे को जो है आज़ाद करा देता है और अभी वो चाहता है कि वो मैरी रीड और एनी बॉनी को बचाने में एतवाई की मदद करे। एडवर्ड कैनवे और एतवाई दोनों जाकर के मैरी रीड और एन बॉनी को बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन तभी वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि मैरी रीड ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से अभी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए यहाँ पे एडवर्ड कैनवे जो है मैरी रीड को अपने साथ लेकर के चलता है। लेकिन एडवर्ड कैनवे मैरी रीड को थोड़ा ही दूर लेकर के जा पाता है, लेकिन तभी मैरी रीड रास्ते में अपना दम तोड़ देती है। You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, can we? I will. एडवर्ड कैनवे मैरी रीड की बॉडी को अपने साथ लेकर के जाता है और एन बॉनी और एतवाई के लिए उस बॉडी को दे देता है। अब यहाँ पे जो एतवाई है उसकी इस हरकत को देखने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे असैसिन्स वाले कपड़े उसे लौटा देता है। You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward Kenway. और यहाँ पे एतवाई भी अब समझ जाता है कि एडवर्ड कैनवे अब फिर से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे जो मैरी रीड है वो एडवर्ड कैनवे से एक वादा करने के लिए बोलती है कि वो अभी यहाँ पे मैरी रीड का अधूरा काम पूरा करेगा। जी हाँ, असैसियंस के साथ वो मिलकर के मैरी रीड जो करना चाहती थी वो करने वाला होगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडवर्ड कैनवे मैरी रीड की डेथ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, इस वजह से यहाँ पे वो शराब के नशे में धुत हो जाता है उस वादे को भूल करके। और जब उसे होश आता है तो वो किंगस्टन में पहुँच चुका होता है और उसे एडवाले वहाँ पे जगाता है और उसे उसका शिप भी दे देता है। लेकिन यहाँ पे एडवाले जो है एडवर्ड कैनवे के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि एडवर्ड कैनवे केवल अपने बारे में ही सोचता है। और एडवाले उसे कहता है कि जब तेरा मूड बदले तो असैसियंस के पास आ जाना, वहाँ तुझे एक नई राह मिलेगी। और एडवाले भी असैसियंस के पास तुलुम में पहुंच जाता है। अब एडवर्ड कैनवे भी कुछ दिनों के बाद तुलुम पहुंचता है जहाँ पे असैसियंस का बेस है। लेकिन वहाँ पहुंचने पर एडवर्ड कैनवे को पता लगता है कि कुछ टेम्पलार्स ने जो है वहाँ पे हमला कर दिया है। एडवर्ड कैनवे यहाँ पे सभी असैसियंस की मदद करता है और सभी के सभी टेम्पलार्स को ठिकाने लगा देता है। अब यहाँ पे ये सारा हंगामा शांत होने के बाद एडवर्ड कैनवे एन बॉनी के पास जाके बैठता है और तब उसे वहाँ जाके पता लगता है कि उसका जो बच्चा था वो पैदा होते ही मारा जा चुका है। और इस वजह से यहाँ पे एन बॉनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत वाली औरत होती है, इस वजह से वो बहुत जल्दी उस सदमे से बाहर आ जाती है और एडवर्ड कैनवे के साथ
उसके शिप को चलाने में मदद करती है। इसके बाद कहानी सीधा शिफ्ट होती है 1 साल और आगे, सन 1721। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को और असैसियंस को पता लगता है कि वुड्स रॉजर जो है एक पार्टी में जाने वाला है। इस वजह से यहाँ पे एडवर्ड कैनवे जो है एक इटालियन फिलोसोफर के कपड़े पहन करके उस पार्टी में घुस जाता है और वहाँ पे वुड्स रॉजर को मार देता है। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे वुड्स रॉजर से सेज की लोकेशन पूछता है और कहता है कि मैं सेज को रोक सकता हूँ। अब क्योंकि वुड्स रॉजर जो है यहाँ पे सेज से कतई भी खुश नहीं था और वो भी नहीं चाहता था कि इतनी खतरनाक शक्ति जो है सेज जैसे इंसान के हाथ में हो। इस वजह से यहाँ पे वो एडवर्ड कैनवे के लिए सेज की जो लोकेशन होती है वो बता देता है। अब यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को जैसे ही सेज की लोकेशन पता लगती है वो सीधा सेज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही सेज को पता लगता है कि एडवर्ड कैनवे यहाँ पे उसे मारने के लिए आ चुका है, इसलिए वो वहाँ पे अपने शिप को लेकर के भागने लगता है, लेकिन एडवर्ड कैनवे उसके शिप को तोड़ देता है और उसके शिप पर चढ़ करके यहाँ पे सेज को वो मार देता है। लेकिन यहाँ पे जो सेज है वो एडवर्ड कैनवे से कहता है कि तेरा मुझे मारने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी टेम्परेरी बॉडी है, परमानेंट नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टोरी में तुम्हें बता दिया है कि ये जो सेज है ये जूनो के हस्बैंड जो एटा था उसका एक तरीके से अवतार मान लो, जो कि बार बार धरती पे लौट के आता है जिससे कि वो उस ऑब्जर्वेटरी पे पहुंच सके और जैसे तैसे जूनो को जो है उसकी एक फिजिकल बॉडी दे सके और फिर से अपने प्यार से मिल सके। अब यहाँ पे सेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो मारा जा चुका है, क्योंकि उसे पता था कि उसका फिर से जन्म होगा। और वैसे भी इस जन्म में रॉबर्ट को पता था कि वो कभी भी अपनी जो पत्नी है उससे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको जो है कुछ और ही टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जिससे कि वो अपनी पत्नी की जो कॉन्शियसनेस है एक फिजिकल बॉडी में डाल सके, जो कि सन 1721 ईस्वी में तो कतई भी नहीं थी। तो एक तरीके से यहाँ पे सेज के लिए अच्छा ही था कि वो यहाँ पे मारा गया, जिससे कि वो कुछ सालों बाद अब जन्म लेगा, जिससे कि वो अभी जूनो की जो कॉन्शियसनेस है उसे किसी और फिजिकल बॉडी में डाल करके फाइनली उससे मिल सकेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो सेज है वो उसके लिए उस स्कल को भी दे देता है, जो कि एक आर्टिफैक्ट था, जिससे कि मैंने बोला था कि किसी की भी लोकेशन को पता किया जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे सेज अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद एडवर्ड कैनवे टॉरेंस को मारने के लिए जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि एडवर्ड कैनवे को नहीं पता था कि टॉरेंस कहाँ पे है, इसलिए वो यहाँ पे उसी स्कल का यूज़ करता है उसकी लोकेशन जानने के लिए, क्योंकि उसके पास टॉरेंस का जो ब्लड के सैंपल था वो था। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को टॉरेंस की लोकेशन पता लग जाती है और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि वो जिस आदमी को मारने के लिए आया था वो आदमी यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि जो ब्लड सैंपल उसने उस स्कल में लगा के लोकेशन चेक की थी वो ब्लड सैंपल एक्चुअल में टॉरेंस का था ही नहीं, वो किसी और ही बंदे का था। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे उस बंदे को मार देता है और यहाँ पे उस सोल्जर को मारने के बाद एडवर्ड कैनवे को पता लगता है कि टॉरेंस को जो है ऑब्जर्वेटरी के बारे में पता लग चुका है और अभी वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से एडवर्ड कैनवे भी यहाँ पे उस ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो टेम्पलार्स के हेड ग्रैंड मास्टर टॉरेंस को मार देता है। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि जैसे ही एडवर्ड कैनवे टॉरेंस को मारता है तभी वहाँ पे एडवाले, एतवाई और ऐसे ही असैसिन्स आ जाते हैं, जो कि उस स्कल को उसकी असली लोकेशन पे रख देते हैं और अब वो चाहते हैं कि सेज फिर से जन्म ले, जिससे कि इस बार उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म की जा सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सेज इस ऑब्जर्वेटरी तक ज़रूर आएगा। यहाँ पे एडवर्ड कैनवे को फाइनली समझ में आ जाता है कि पैसा कमाने का कोई इतना अच्छा शॉर्टकट नहीं होता और अगर होता है तो वो गलत रास्तों पे ही जाता है। इसलिए यहाँ पे अब वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी के पास लौट जाए, लेकिन तभी एतवाई एडवर्ड कैनवे को जो है एक लेटर देते हैं जो कि उसकी पत्नी के घर वालों की तरफ से आया था और उसमें उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है 2 साल पहले ही ऑलरेडी एक बीमारी की वजह से मारी जा चुकी है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जेनिफर स्कॉट, या फिर उसे बोल सकते हो तुम जेनिफर कैनवे, लेकिन जेनिफर जो है अपने नाम के आगे कैनवे नहीं लगाती, वो स्कॉट ही लगाती है। अब ये खबर पढ़ने के बाद एडवर्ड कैनवे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से मॉडर्न वर्ल्ड की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे ये जो जॉन नाम का बंदा था ये इनिशिएट के कमरे में घुसा था और तब हमें पता लगता है कि ये जो जॉन नाम का बंदा है ये कोई और नहीं बल्कि सेज का ही अवतार था, जो कि अभी इनिशिएट के शरीर में एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि उसका शरीर जो है अभी थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ जाए और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके जूनो उसके शरीर में फाइनली जो है अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं पीछे से और वो जॉन को वहाँ पे मार देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है इनिशिएट, अभी इसकी बेगुनाही का भी सबूत मिल जाता है मेलेनी को। इसके बाद जो है फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एडवर्ड कैनवे की कहानी दिखाई जाती है। अब यहाँ पे जो एडवर्ड कैनवे है वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है, जो कि एक शिप में बैठ करके उससे मिलने के लिए आ रही थी फाइनली। लेकिन अपनी बेटी से मिलने से पहले उसे अपने कुछ दोस्त भी याद आते हैं जो कि उसने अपने लालच के चलते
अपनी सेल्फिशनेस के चलते खो दिए और अभी उसके पास कोई नहीं बचा है सिवाय उसकी बेटी के, जो कि शायद भगवान ने या किस्मत ने उसके ऊपर एहसान ही किया था, क्योंकि जितना लालची एडवर्ड केनवे था उसके हिसाब से उसके साथ अभी कोई भी नहीं बचना था। इसके बाद एडवर्ड केनवे अपनी बेटी जेनिफर स्कॉट से पहली बार मिलता है। Good night and joy be with you और यहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ एक शिप में बैठ करके इंग्लैंड आ जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड केनवे ने कुछ सालों के बाद एक दूसरी शादी कर ली है, जिस शादी के बाद उसे एक और बेटा हुआ है जिसका नाम है हेथम। हाँ, वही हेथम केनवे जो कि असैसिन्स क्रीड 3 गेम में विलन का रोल करता है, जो कि है कॉनर केनवे का पिता। हाँ, अब तुम लोगों के लिए ब्लड लाइन ये साफ हो चुकी है कि एडवर्ड केनवे का बेटा है हेथम केनवे, जो कि आगे चल के टेम्पलर बन जाता है, जो कि हमने असैसिन्स क्रीड 3 में ऑलरेडी देख ही लिया है। और उसका बेटा होता है रेटनोगेटन या फिर बोलूँ कॉनर केनवे, जो कि फिर से एक असैसिन ही बनता है और अपने पिता की हत्या कर देता है क्योंकि वो टेम्पलर बन के बहुत गलत काम कर रहा था। और यहाँ पे अभी एडवर्ड केनवे अपनी बेटी जेनिफर और अपने बेटे हेथम के साथ उसी जगह पे था जहाँ पे असैसिन्स क्रीड 3 गेम की स्टोरी शुरू होती है, उसी जगह पे जहाँ पे ओपेरा सुना जा रहा था और हेथम केनवे अपना पहला किल उस गेम में करता है। सो यही थी असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग गेम की कहानी। तो तुम लोगों ने देखा इस गेम में एडवर्ड केनवे ने अपने लालच के चलते अपने सभी दोस्तों को, अपनी पत्नी को, लिटरली ऑलमोस्ट अपने सारे रिश्तों को खो दिया, लेकिन भगवान ने और किस्मत ने उसके ऊपर एक एहसान किया कि उसकी बेटी उस वक्त तक जिंदा थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिडीम कर पाया। अदरवाइज उसकी बेटी ना होती तो शायद वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देता। लेकिन इस गेम में हमारे लिए एक बात और साफ नहीं की जाती कि हेथम केनवे अगर अपने पिता के साथ इतने लंबे टाइम तक रहा है तो वो आखिर टेम्पलार्स के साथ क्यों मिल जाता है, वो क्यों बुरे रास्तों पे निकल जाता है। इस गेम में हमें हेथम केनवे की कहानी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई जा सकती। वो कहानी हमें देखने को मिलेगी असैसिन्स क्रीड रोग गेम में, जहाँ पे कि एक नया कैरेक्टर होगा, एक नया प्रोटैगनिस्ट होगा जिसका नाम होगा से कॉर्मैक। अब उसकी कहानी हम देखेंगे असैसिन्स क्रीड रोग गेम में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस गेम की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब इस गेम के लालच को लेकर के मैं रजनीकांत सर का एक कोट तुम लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, जहाँ पे वो बोलते हैं कि इंसान की ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन उसके लालच की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। I don't know what you want. Let's have a bit